हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया डे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह कन्वेंशनल सबमरीन क्या होती है, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उसके बारे में बताया था। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। न्यूक्लियर सबमरीन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियर जो सबमरीन है वह कैसे काम करती है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन कैसे काम करती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर सबमरीन का वो सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा होगा आपने, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियर सबमरीन के कॉन्सेप्ट में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते, वो भी सेम कॉन्सेप्ट ही रहता है। तो न्यूक्लियर सबमरीन या कह सकते हैं न्यूक्लियर सबमरीन समझने से पहले हम समझते हैं थोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। उसके लिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे यूजफुल जो चीज़ होती है वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम क्यों यूजफुल होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक पेन के साइज कितना यूरेनियम अगर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो आप उससे एक स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मतलब कह सकते हैं एक स्टेट को एक दिन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड होती है वह आप मात्र एक पेन के साइज इतने यूरेनियम से आप फुलफिल कर सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यूरेनियम कितना पावरफुल होता है। यूरेनियम ऐसे ही नहीं कह सकते हैं दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्योंकि इससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इस इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी तरह का स्मोक या धुआं नहीं निकलता, इससे कि पॉल्यूशन भी नहीं होता। लेकिन यूरेनियम को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहले समझते हैं कि यूरेनियम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यूरेनियम को छोटे छोटे ट्यूब्स में डाल दिया जाता है, यानी कि ये जो ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर यूरेनियम फुलफिल कर दिया जाता है। ये यूरेनियम को कह सकते हैं यूरेनियम की जो कोर होता है उसके अंदर रखा जाता है इन ट्यूब्स को, और इनके अंदर होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट करने के लिए जर्कोनियम नामक एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको चूल्हा जलाने के लिए आपको लाइटर या माचिस की जरूरत होती है, तो कह सकते हैं इसको जर्कोनियम, जो अनिवार्य रूप से जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है या जिस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है वो जर्कोनियम है। जर्कोनियम से ही कह सकते हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट किया जाता है। अब स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही यह एक आइटम दूसरे आइटम में तोड़ता है, दरअसल यूरेनियम के ऊपर ना हम न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं। जैसे ही बम्बार्टमेंट एक न्यूट्रॉन से बम्बार्टमेंट की जाती है तो दो एटम्स में टूट जाता है और फिर उसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो मतलब कह सकते हैं एक चेन रिएक्शन होता है। जितना ज़्यादा यह अपने आप को कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर बम्बार्टमेंट करता जाएगा, ये अपने आप को तोड़ता जाएगा। तो कह सकते हैं न्यूट्रॉन की इससे क्या होता है कि दो चीज़ें इसमें बढ़ती हैं। एक तो ये रिएक्शन बहुत तेज होता है और दूसरा कि इसके अंदर न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इस रिएक्शन में दो चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर को समझना है तो आप दो चीज़ों को अगर समझ जाते हो तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। पहली चीज़ कि उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपको उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल में करना होगा अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो। दूसरी थिंग, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है बहुत ही फास्ट होता है, तो उसे भी कह सकते हैं स्लो करने की डाउन है, मतलब स्लो स्पीड से चलाया जाए ताकि आपका जो रिएक्शन हो ज़्यादा फास्ट ना हो। नहीं तो अगर ज़्यादा फास्ट होगा तो वह ब्लास्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसके लिए मदद लिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को सोखने की बात हो जाए तो इसमें कैडमियम और बोरान की छड़ आती है, जो कि इन रिएक्टर के बीच में लगाया जाता है ताकि जब हम इसे चाहें अपने अनुसार कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को सोख सकते हैं। अगर रिएक्शन ज़्यादा तेज हो रहा है तो हम इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट से ही ज़्यादा तेज रिएक्शन होता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं आइटम्स के ऊपर और उन्हें तोड़ते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम इन न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं तो कह सकते हैं दूसरे एटम्स को तोड़ नहीं पाएंगे, तो इनका रिएक्शन स्लो डाउन होता है। कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन को स्लो कर देते हैं, और स्लो करने के साथ साथ जो कह सकते हैं हम एक मंदक का इस्तेमाल करते हैं जो कि हैवी D2H होता है, जो कि कह सकते हैं रिएक्शन को स्पीड अप नहीं स्लो डाउन करता है, ताकि रिएक्शन कह सकते हो रिएक्शन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा फास्ट ना हो। हमने इलेक्ट्रॉन सोखने के लिए कैडमियम बोरान की छड़ लगाते हैं। और सेकंड थिंग, रिएक्शन तेज ना हो या स्लो डाउन हो तो उसके लिए हम D2H हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये तो समझ में आ गया आपको कि नहीं, इसको कैसे मतलब ऑपरेट किया जाता है। यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है। अब यूरेनियम की बहुत सारी कैटेगरी होती है उसमें। अब बात कर लेते हैं, जो ज़मीन से यूरेनियम निकलता है वो उतना प्योर नहीं होता, यानी कि कह सकते हैं इनरिच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इनरिच मतलब कह सकते हैं प्योर, आप समझ सकते हो, समझने के लिए आप बोल सकते हो प्योर, हम उसे अपनी भाषा में कहते हैं इनरिच। तो यूरेनियम जो निकाला जाता है, जो खदान से निकलता है, वो उतना ज़्यादा इनरिच नहीं रहता, तो उसे इनरिच किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। तो ये बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके कारण हम यूरेनियम को इनरिच बनाया जाता है। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं वह 25 से 30% इनरिच यूरेनियम होता है। अगर आपका यूरेनियम 25 से 30% यूरेनियम इनरिच है तो आप उसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं इसे न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके पहले जब भारत ने पहला टेस्ट किया था तो भारत को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यूरेनियम को, जो कह सकते हैं यूरेनियम का बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी कह सकते हैं 70 से 80% अगर यूरेनियम इनरिच है तभी आप उसे न्यूक्लियर बम बना सकते हो। जो कि भारत से पहली बार जो फेल हुआ था परमाणु प्रोग्राम, वो इसका कारण यही था, क्योंकि भारत को ये समझ में नहीं आया था कि जो यूरेनियम से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उससे आप बम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो 25 से 30% ही इनरिच यूरेनियम होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के अलावा अगर उसे आप न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं तो आपको 70 से 80% शुद्धता वाले यानी कि इनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी ये रिएक्शन को अंडरगोज कर पाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में और न्यूक्लियर बम में कौन से यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई यूरेनियम की बात। अब समझते हैं कि आगे इस प्रोसेस के जरिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। जो न्यूक्लियर सबमरीन की बात करी जाए तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन साइज थोड़ा छोटा होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उससे साइज थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि हमें पूरे कह सकते हैं कि स्टेट को नहीं चलाना है, हमें एक कह सकते हैं कि सबमरीन को ही चलाना है। तो उसके हिसाब से इसका सेटअप किया जाता है। और इसकी जो चादर होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में बात करी जाए तो कह सकते हैं कि वह 10 फीट मोटी जो होती है कंक्रीट की चादर बनाई जाती है, ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर अगर कभी भड़क भी गया तो यह बाहर इसके रेडिएशन का खतरा न हो, इसलिए इतनी प्रोटेक्शन की जाती है। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो यूरेनियम का मतलब कह सकते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें Z+ नहीं Z++ सिक्योरिटी होती है, यानी कि एक प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ताकि अगर इससे कुछ भड़क गया, अगर गलती से भी यूरेनियम भड़क गया तो कह सकते हैं या 5 किलोमीटर रेडियस में पूरा खत्म कर देगा। यानी कि अगर नाला सोपारा में अगर यह फटता है यूरेनियम तो कह सकते हैं यह कलम से लेके हाईवे तक पूरे जो एरिया है उसको पूरी तरीके से कोलैप्स कर सकता है, और उसके बाद वाला जो एरिया रहेगा उसमें कह सकते हैं अपने रेडिएशन का खतरा छोड़ देता है। इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन जो होती हैं कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल होती हैं, और इनका जो कह सकते हैं यूरेनियम होता है वो 25 से 30% शुद्धता वाला यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये यूरेनियम का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं थोड़ा वो समझ लेते हैं। यूरेनियम से हम लोग जब रिएक्शन अंडरगो करते हैं, न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट करते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और उस हीट का इस्तेमाल किया जाता है पानी को हीटअप करने के लिए। अब पानी को हीटअप तो आप कह सकते हैं किसी कह सकते हैं बड़े कंटेनर में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको बड़े कंटेनर में अगर आप हीटअप करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए छोटे छोटे ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ट्यूब से पानी को गुजारा जाए। तो अगर ट्यूब्स को गर्म हम लोग करते हैं तो कह सकते हैं बहुत ही जल्दी हीट कह सकते हैं हीट से वो वेपर हो जाएगा। आप सोचिए, अब आपके पास अगर थोड़ा सा पानी है, अगर आप उसको कहीं गर्म करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी वो भाप में बदल जाएगा। इसलिए छोटे छोटे ट्यूब्स को लगाते हैं, और बॉयलर के अंदर छोटा छोटा ट्यूब्स रहता है जिसका पानी से सर्कुलेट किया जाता है। एक साइड से पानी जाता है, दूसरे साइड से स्टीम निकलती है। एक साइड से पानी जाता है, दूसरे साइड से स्टीम निकलती है। तो जहाँ स्टीम निकलती है वहीं पे नोजल लगा के वहीं पे हम एक टरबाइन ब्लेड लगा देते हैं। अब टरबाइन ब्लेड इसलिए लगाया जाता है ताकि टरबाइन जब रोटेट होगा तो टरबाइन का एक शाफ्ट कनेक्ट होता है आर्मेचर से, यानी कि कह सकते हैं कि यह अल्टरनेटर होता है जो कि कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इससे कनेक्ट होता है, उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें दरअसल
आर्मेचर में कुछ नहीं रहता, दो मैग्नेट रहते हैं और दो मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेट को घुमाया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो आपको किसी दूसरे टॉपिक में बता दूंगा कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं कार्बन ब्रश के थ्रू हम लोग एक लाइन में लगा के उसको निकालते हैं। तो वो किसी अगले टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट कि हम आर्मेचर को कनेक्ट कर देते हैं टरबाइन ब्लेड से, और टरबाइन ब्लेड जैसे घूमता है तो आर्मेचर भी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो मतलब पूरा जो ये सिस्टम है यह पानी को हीटअप करने के लिए है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कोयले से भी तो किया जा सकता है। हाँ, कोयले से जरूर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप 1 kg यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वहीं कोयले की बात कर ली जाए तो आप समझ ही सकते हो 1 किलो कोयले में आप कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए यूरेनियम बहुत ही महंगा मिलता है। इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर सबमरीन में। न्यूक्लियर सबमरीन में यह बहुत ही डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए कह सकते हैं भारत अभी तक न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि इस चीज़ में हमें न्यूक्लियर सबमरीन बनाना ही नहीं, कह सकते हैं उसके रिएक्टर को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर गलती से भी भड़क गया तो पूरी न्यूक्लियर सबमरीन को साथ साथ आसपास के जितने एरिया सबको यह कोलैप्स कर देगा पूरी तरीके से, इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बात कर लेते हैं वही कन्वेंशनल सबमरीन की, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं, और वही न्यूक्लियर सबमरीन की। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन 2 से 3 दिन में बाहर पानी के बाहर आ जाती है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन 3 महीने तक पानी के अंदर रहती है और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। हालांकि बात कर लीजिए जो मिसाइलें उसके अंदर लगाई जाती हैं उसमें ये न्यूक्लियर सबमरीन 2 टाइप की होती हैं। अब न्यूक्लियर सबमरीन में भी 2 टाइप है, मतलब अटैक के ऊपर एक टारपीडो मारती हैं जो कह सकते हैं जिन्हें अटैक सबमरीन कहा जाता है, और एक होती है जो मिसाइलें मारती हैं जिन्हें मिसाइल सबमरीन कहा जाता है। ये कन्वेंशनल सबमरीन में भी होती हैं, यानी कि कह सकते हैं आप अगर डीजल सबमरीन की बात करते हैं तो डीजल सबमरीन में भी 2 टाइप की हो सकती हैं। एक मिसाइल सबमरीन हो सकती है, दूसरा अटैक सबमरीन हो सकती है, और न्यूक्लियर सबमरीन में भी ये दोनों वेरिएंट हो सकते हैं। तो इंजन के हिसाब से तो आप 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो गई जो कन्वेंशनल सबमरीन में, जिससे हम करते सकते हैं 2 से 3 दिन में अंदर पानी के अंदर रहती है, उसके बाद बाहर आना पड़ता है। वो हो गई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जो डीजल का इस्तेमाल करती है और बैटरी को चार्ज करती है, और बैटरी से 2-3 दिन तक पानी में अंदर आराम से इसे ऑपरेट कर सकती हो। दूसरी सबमरीन होती है AIP इनबिल्ट। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था AIP के बारे में, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। इसका इस्तेमाल करके वो खुद अंदर ऑक्सीजन जनरेट करती है वो मशीन, और उसके बाद उसके कह सकते हैं और बॉय टॉयलेट का भी इस्तेमाल करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके और उससे हम 15 दिन तक सबमरीन को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर सबमरीन 3 महीने तक आप ऑपरेट कर सकते हो। 3 महीने क्या, आप इससे 10 साल तक भी ऑपरेट पानी के अंदर कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि नहीं, जो खाने की सामग्री होती है बहुत कम होती है एक सबमरीन के अंदर, तो आप ज़्यादा दिन तक पानी के अंदर नहीं रह सकते। तो आप 3 महीने तक आपको उसके अंदर खाना भर सकते हो, उसके बाद आपको निकलना पड़ेगा। तो ये हो गई न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है।